नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम बात कर रहे थे भारत के भौतिक प्रदेशों पर और भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत हमने दूसरा भौतिक प्रदेश लिया था। कौन सा? भारत का उत्तर का विशाल मैदान। भारत का उत्तर का विशाल मैदान। उसमें पिछले वीडियो में हम उत्तर के विशाल मैदान के बारे में एक पार्ट में उसका एक विभाजन जो है पूरा पढ़ चुके हैं। आज हम उत्तर के विशाल मैदान का ही दूसरा जो विभाजन है वो नदीय बेसिनों के आधार पर किया गया है, उसको हम पढ़ते हैं, जिसका नाम है उत्तर के विशाल के भारत के उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन, या ऐसे कह लो मैदानी भाग का प्रादेशिक विभाजन। ठीक है, तो प्रादेशिक जो विभाजन है वो किस आधार पर किया गया है? वो नदीय बेसिनों के आधार पर किया गया है। बात करें भारत के प्रादेशिक विभाजन की, मैदानी प्रदेश के प्रादेशिक विभाजन की, तो इसको मुख्यतः नदीय बेसिनों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। 4 भाग कौन कौन से हैं? कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? जैसे कि एक है हमारा पंजाब का मैदान, पंजाब का मैदान। एक है राजस्थान का मैदान। एक है हमारा गंगा का मैदान। और एक भाग है इसका असम या ब्रह्मपुत्र का मैदान। असम या ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो प्रादेशिक विभाजन को मुख्यतः कितने भागों में बांटकर हम पढ़ते हैं? 4 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। देखिए, मान लीजिए ये भारत का उत्तर का विशाल मैदान है हमारा। ठीक है, ये भारत का कौन सा? उत्तर का विशाल मैदान है। ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई जो भी हम पढ़ चुके हैं भारत में, इसकी जो कुल लंबाई है मतलब 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है, और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? लगभग 240 से 320 किलोमीटर। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं, उत्पत्ति वगैरह सब देख चुके हैं। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा वो तो हमारा पंजाब का मैदान। कौन सा? पंजाब का मैदान। ठीक है, इसके नीचे का इधर वाला ये जो हिस्सा है वो है हमारा राजस्थान, राजस्थान का मैदान। ठीक है, उसके बाद में इन दोनों से लेकर यहां तक का जो भाग है वो है हमारा गंगा का मैदान। ये कौन सा भाग है? गंगा का मैदान। गंगा के मैदान को फिर 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से? एक है हमारा ऊपरी गंगा का मैदान, एक है हमारा मध्य गंगा का मैदान, और एक है हमारा निम्न या निचली गंगा का मैदान। निम्न गंगा का मैदान या निचला गंगा का मैदान। ठीक है, तो पंजाब का, राजस्थान का और गंगा का, और एक है इधर असम या ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान। इस तरह भारत के मैदानी प्रदेश का जो प्रादेशिक विभाजन है कितने भागों में किया गया है? 4 भागों में। 1 2 3 4। तो प्रादेशिक विभाजन जो है 4 भागों में बांटकर किया गया। ठीक है, एक एक से हम सभी इन भागों के बारे में एक एक से चर्चा करते हैं। बात करें पंजाब, आपने नाम सुना होगा आब। आब जैसे 2 आब, 3 आब, 4 आब, 5 आब। तो जो पंजाब का निर्माण हुआ है वो हुआ है 5 प्लस आब। 5 प्लस आब, इससे मिलके हमारा क्या बना है? पंजाब। एक नाम सुना होगा दोआब। दोआब, दोआब। दोआब का मतलब होता है कि 2 नदियों के मध्य का, है ना, 2 नदियों के मध्य का उपजाऊ मैदानी क्षेत्र क्या कहलाता है? दोआब कहलाता है। 2 नदियों के मध्य का उपजाऊ जो मैदानी क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? दोआब कहलाता है। ठीक उसी प्रकार 5 नदियों के मध्य का जो उपजाऊ मैदान है वो क्या कहलाता है? पंजाब कहलाता है ना। 2 नदियों के मध्य का जो उपजाऊ मैदान है वो क्या कहलाता है? हमारा दोआब। ठीक उसी प्रकार 5 नदियों के मध्य का जो उपजाऊ मैदान है वो क्या कहलाता है? पंजाब कहलाता है। पंजाब में 5 हमारे क्या मिलते हैं? आब बनते हैं। कौन कौन से? बिस्त, बारी, रेचना, बिस्त, बारी, रेचना, चाज
और सिंध सागर, सिंध सागर दोआब। ये कुल 5 दोआब बनते हैं कहां पर? पंजाब में। इन 5 दोआबों के आधार पर भी पंजाब का नाम क्या हो गया है? हमारा पंजाब पड़ गया है ना। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान का आपको पता होगा, राजस्थान के मैदानी प्रदेश का जो निर्माण हुआ है वो गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों के कारण हुआ है। राजस्थान के मैदान का जो कुल क्षेत्रफल है आपको पता होगा 3.58 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। इसका जो विस्तार है वो अरावली पर्वतमाला से लेकर पश्चिम में तो पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान की सीमा तक है, उत्तर में इसका विस्तार हमारा हरियाणा पंजाब तक है, जबकि दक्षिण में इसका जो विस्तार है कहां तक है? गुजरात तक है। ठीक है। राजस्थान के मैदानी प्रदेश को 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो है वो 2 भागों में विभाजित करती है। 25 सेंटीमीटर के पश्चिम का जो भाग है वो तो कहलाता है हमारा राजस्थान या पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, इसे बोले थारका मरुस्थल, और पूर्वी जो भाग है वो कहलाता है राजस्थान बांगर। राजस्थान के पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में ज्यादातर लवणीय झीलें मिलती हैं जिन्हें पिलाया कहते हैं। और बात करें राजस्थान के बांगर प्रदेश की, तो सबसे महत्वपूर्ण नदी है इसकी लूनी नदी। ठीक है, ये कुछ विशेषता थी हमारी राजस्थान के मैदानी प्रदेश की। इसके बाद हम बात करते हैं गंगा के मैदानी प्रदेश की। तो गंगा के मैदानी प्रदेश को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान का जो विस्तार है वो हमारा उत्तर प्रदेश में है। मध्य गंगा का मैदान का जो विस्तार है ये हमारा बिहार में है, ये मिथिला में आता है हमारा, और ये आता है पटना में। ठीक है ना। इस तरह 3 भाग फैले हुए हैं, और ब्रह्मपुत्र के मैदानी भाग का विस्तार हमारा कहां पर है? असम में। ठीक है। तो ये कुछ मैंने मोटी मोटी आपको बात बता दी। एक एक से अब हम सभी जो आब है हमारे, सभी जो भाग है उनके बारे में एक एक से क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। ठीक है। तो पहले हेडिंग डालो, एक लाइन लिख लो, पहले मैं बोल देता हूं। नदीय बेसिनों के आधार पर भारत के उत्तर के मैदानी प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, और ये 4 भाग लिख लेना। ठीक है। और उसमें से पहला जो भाग हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं पंजाब का मैदान। पहला भाग ले रहे हैं कौन सा? पंजाब का मैदान, पंजाब का मैदान। ठीक है। देखिए पंजाब को समझने से पहले आपको परिभाषा आनी चाहिए दोआब। दोआब किसे कहते हैं? दोआब कहते हैं 2 नदियों के मध्य के उपजाऊ भूभाग को क्या बोलते हैं? दोआब। तो लिखिए 2 नदियों के मध्य का, 2 नदियों के मध्य का उपजाऊ मैदानी भूभाग, उपजाऊ मैदानी भूभाग दोआब कहलाता है। दोआब कहलाता है। ठीक उसी प्रकार जहां 5 नदियां मिलकर उपजाऊ मैदान का निर्माण करती हैं, मिलकर उपजाऊ मैदान का निर्माण करती हैं, उसे पंजाब कहते हैं, उसे पंजाब कहते हैं। ठीक है। अब लिख लो पंजाब में निम्न 5 आब स्थित हैं। पंजाब में ऐसे लिखो, पंजाब निम्न 5 आवों से मिलकर बना है, आवों से निर्मित है। देखो एक नदी आती है हमारी इधर से उद्गम होके, ये कराची होते हुए कहां पर? अरब सागर में चली जाती है, सिंधु नदी है ना। ये कौन सी नदी है?
सिंधु नदी, सिंधु नदी। उसके बाद में एक नदी आती है हमारी झेलम नदी। कौन सी नदी? झेलम नदी। सिंधु के बाद झेलम नदी। सिंधु नदी और झेलम नदी के मध्य का जो उपजाऊ मैदानी क्षेत्र है वो कहलाता है सिंध सागर दोआब, सिंध सागर दोआब, ठीक है ना। और सिंध सागर दोआब का जो विस्तार है वो कहां पर है? इसका सबसे ज्यादा विस्तार भारत में विस्तार है हालांकि, लेकिन कम है। इसका जो सबसे अधिक विस्तार है वो हमारा कहां पर है? पंजाब में है। कहां पर? पंजाब में, ठीक है। सर्वाधिक विस्तार इसका कहां पर है? पंजाब में, सॉरी पाकिस्तान में, पंजाब नहीं, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में थोड़ा सा विस्तार इसका कहां पर है? भारत में, ठीक है ना। उसके बाद में एक नदी आती है चिनाब नदी। चिनाब की सहायक है झेलम, ठीक है ना। चिनाब नदी। और फिर दो नदियां आती हैं हमारी इस तरह से। मैं नीचे की लाइन साफ कर दूंगा, आपने लिख लिया हो तो। दो आपकी परिभाषा आपने लिख ली होगी, ठीक है। ये हमारी सिंधु नदी है, झेलम नदी। झेलम के बाद ये हमारी चिनाब नदी। उसके बाद में एक नदी आती है हमारी रावी, और एक आती है सतलज। और सतलज की एक सहायक आती है हमारी ब्यास, ब्यास, ठीक है ना। तो ये 6 नदियां मिलकर के कुल 5 आवों का निर्माण करती हैं। पहला है सिंध सागर, ठीक है ना। नीचे से आप बिस्त, बारी, रेचना, बिस्त, बारी, रेचना और चाज, इनके नाम है। ये तो है हमारा बिस्त दोआब क्षेत्र, ये है हमारा बारी दोआब क्षेत्र, ये हमारा सॉरी ये वाला बारी है, बिस्त, बारी, रेचना, और ये है हमारा चाज, ठीक है ना। चाज दोआब क्षेत्र, दोआब। इसका सर्वाधिक विस्तार भारत में है। इसका पाकिस्तान में भी विस्तार है प्लस भारत में भी है, और इन दोनों का विस्तार भारत में है, ठीक है, भारत में। तो कुल कितने? 1 2 3 4 और 5, कुल 5 आवों से मिलकर किसका निर्माण हो रहा है? पंजाब का निर्माण हो रहा है। और कुल कितनी नदियां? 6 नदियां मिलकर के 5 आवों का निर्माण कर रही हैं, ठीक है ना। मैं इनको आवों को इधर लिख देता हूं, ठीक है ना। एक तरफ डाल लो आप नदियां, और एक तरफ डाल लो आव का नाम, है ना। नदियां और एक तरफ डाल लो आव, कौन सा आव है, ठीक है ना। तो देखिए सिंधु नदी और हमारी झेलम नदी। सिंधु पहला जो आव है वो सिंध सागर दोआब, जिस किससे निर्मित हो रहा है? सिंधु नदी प्लस झेलम नदी, ये मिलकर के किस आव का निर्माण कर रहे हैं? ये कर रहे हैं सिंध सागर दोआब का निर्माण। इसका सिंध सागर दोआब, ठीक है। उसके बाद में झेलम और चिनाब, झेलम नदी प्लस चिनाब नदी, ये किस आव का निर्माण कर रहे हैं? ये कर रहे हैं चाज दोआब का निर्माण, चाज दोआब, या ऐसे कह लो झेलम और चिनाब नदियों के मध्य का जो दोआब क्षेत्र कहलाता है वो किस नाम से जाना जाता है? चाज दोआब के नाम से जाना जाता है। तीसरा है हमारा रेचना, जो चिनाब और किससे? रावी नदी से मिलकर बना है। लिख लो चिनाब प्लस रावी नदी, इन दोनों के मध्य का जो दोआब कहलाता है वो कहलाता है रेचना दोआब, रेचना दोआब, ठीक है।
4th नंबर का है हमारा बारी, बारी तो दोआब का नाम है। नदियों का नाम है हमारा रावी नदी और ब्यास नदी, रावी नदी प्लस ब्यास नदी, और इन दोनों के मध्य का जो दोआब है वो क्या कहलाता है, बारी दोआब, बारी दोआब, ठीक है। और उसके बाद में 5 नंबर का जो दोआब है हमारा वो कहलाता है बिस्त, और किन दोनों नदियों से मिलकर बना है, ब्यास और सतलज, ब्यास नदी प्लस सतलज नदी, इन दोनों के मध्य का जो दोआब है वो किस नाम से, बिस्त दोआब के नाम से जाना जाता है, बिस्त दोआब के नाम से, ठीक है। तो पंजाब जो राज्य है वो 5 हमारे आबों से मिलकर बना है, कौन कौन से, बिस्त, बारी, रेचना, चाज और सिंध सागर, लिख लीजिए इनको। इसके बाद में पंजाब के मैदानी प्रदेश की 2 विशेषताएं और लिख लेना नोट लगा करके। देखिए मैंने आपको बताया था कि खादर जो नवीन जलोढ़ मृदा है जिसे हम खादर बोलते हैं, उस खादर को पंजाब में किस नाम से जाना जाता है, पंजाब में बेट कहते हैं इसे ना। तो पंजाब में नवीन जलोढ़ मृदा को या खादर को पंजाब में नवीन जलोढ़, इसका दूसरा नाम क्या है, खादर। नवीन जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है, तो नवीन जलोढ़ को बेट कहते हैं, किस नाम से, बेट के नाम से। और एक बात याद रखना, मैंने आपको बताया था पश्चिम बंगाल में जो गड्ढों युक्त मैदानी प्रदेश में बरसात के पानी में जो गड्ढों युक्त भूमि होती है उसे किस नाम से, बिल के नाम से पुकारते हैं, लेकिन पंजाब में उस भूमि को चौस कहा जाता है, क्या, चौस। तो लिख लीजिए, मैदानी भाग में, पंजाब के मैदानी भाग में बरसात, ऐसे लिखो, वर्षा के पानी से निर्मित, वर्षा के पानी से निर्मित गड्ढों युक्त भूभाग को, गड्ढों युक्त भूभाग को किस नाम से जानते हैं, चौस। और इसको पश्चिम बंगाल में किस नाम से, बिल के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। तो ये हमारी विशेषता थी किसके, पंजाब के मैदानी प्रदेश की, ठीक है, लिख लीजिए। उसके बाद में दूसरे मैदानी प्रदेश की बात करते हैं, राजस्थान का मैदान, लिख लीजिए पहले इसको। तो अब बात करते हैं हम दूसरा नंबर, राजस्थान का मैदान, राजस्थान का मैदान। ये तो हो गया हमारा पहला भाग, पंजाब का मैदान, जिसका निर्माण 5 आबों से मिलकर हुआ है। पंजाब का अर्थ ही क्या होता है, 5 आबों से निर्मित भूमि, ठीक है, 5 आबों से निर्मित भूमि क्या कहलाती है, पंजाब। अब 2 नंबर लिखिए, राजस्थान का मैदान, राजस्थान का मैदानी भाग, राजस्थान का मैदानी भाग। बात करें राजस्थान के मैदानी भाग की, तो देखिए इसका जो कुल क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल है वो है 3.58 लाख स्क्वायर किलोमीटर। देखिए नाम तो इसका राजस्थान का मैदान, लेकिन इस मैदानी प्रदेश का विस्तार 3 राज्यों में है ना, 4 राज्य कह सकते हो, क्योंकि सीमा लगभग ऊपर चली जाती है 2 राज्यों में, 4 राज्य कह सकते हो आप। क्योंकि आपको पता होगा राजस्थान का तो कुल क्षेत्रफल ही कितना है हमारा, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इस क्षेत्रफल का भारत में जो स्थित राजस्थान का मैदानी भाग है उसका क्षेत्रफल कितना है, 3.58 लाख है ना। और राजस्थान का जो केवल मैदानी प्रदेश है उसका विस्तार, हालांकि मैंने राजस्थान का जो केवल राजस्थान में स्थित है उसके ऊपर बहुत ही लंबी चौड़ी राजस्थान के भूगोल में आपको विशेषताएं काफी लिखवा दी हैं, तो यहाँ पर हम इसकी विशेषताओं के बारे में थोड़ा कम ही अध्ययन करेंगे, ठीक है। अगर आपको फुल डिटेल से पढ़ना है राजस्थान के मैदानी प्रदेश को या थार के मरुस्थल को, तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है,
राजस्थान के भूगोल के नाम से, उसमें जाकर इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। कुल क्षेत्रफल है इसका 3.58 लाख। और बात करें इसका विस्तार, विस्तार इसका है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात, गुजरात, ठीक है। बात करें इसकी सीमाओं की, सीमाओं की तो देखिए इस तरह से बना लीजिए। इसकी जो पूर्वी सीमा है वो तो अरावली पर्वतीय प्रदेश से लगती है, एक पर्वतमाला फैली हुई है, कौन सी, अरावली, अरावली पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, अरावली पर्वतीय क्षेत्र इसकी पूर्वी सीमा निर्धारित करती है, जबकि पश्चिमी सीमा इसकी पाकिस्तान के सहारे, पाकिस्तान की सीमा के सहारे, पाकिस्तान से। इसकी जो उत्तरी सीमा है वो पंजाब और हरियाणा से लगती है, पंजाब और हरियाणा से। और इसकी दक्षिणी सीमा वो किससे लगती है, गुजरात से लगती है, गुजरात से, ठीक है। इसकी क्या है सीमा। बात करें, मान लीजिए कि देखो ये हमारा ये जैसे कि हमारा ये राजस्थान प्रदेश है, ठीक है। इधर वाला पंजाब और हरियाणा और इधर वाला गुजरात का भाग आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारी एक पर्वतमाला फैली हुई है, कौन सी, अरावली पर्वतमाला। ये कौन सी पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला, जो राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला की ये जो पश्चिम वाला भाग है वो कहलाता है राजस्थान का मैदान। ये राजस्थान के संदर्भ में भारत के मरुस्थल, इसको प्रॉपर पढ़ेंगे तो वहां इसका नाम आएगा थार का मरुस्थल, ठीक है। तो ये वाला जो भाग है वो कौन सा है, थार का मरुस्थल। इस थार के मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित करने वाली एक समवर्षा रेखा है जिसका नाम है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। इस राजस्थान के मैदानी प्रदेश को 2 भागों में विभाजित करती है, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। बात करें राजस्थान के पश्चिमी भाग की, तो ये जो भाग है इसमें वर्षा जो है 0 से लगभग 10 सेंटीमीटर के मध्य होती है, इसलिए इधर वाला जो भाग है अत्यधिक शुष्क भाग है। इसमें विभिन्न प्रकार के धुरे मिलते हैं ना, रेतीले मरुस्थल मिलते हैं, जिसे धुरे कहते हैं, है ना। ये सारी विशेषता हम पढ़ चुके हैं, यहाँ हम कम ही बात करेंगे। और बात करें इस प्रदेश को तो इसे कहते हैं राजस्थान बांगर, इसे क्या बोलते हैं, राजस्थान बांगर। राजस्थान बांगर की मुख्य जो हमारी नदी है, आपको पता होगा नागपहाड़ अजमेर से निकलकर आती है, कौन सी नदी, लूनी नदी, जो कहाँ पर चली जाती है, कच्छ की खाड़ी में चली जाती है ना, गुजरात में कच्छ की खाड़ी में चली जाती है, कौन सी नदी, लूनी नदी, लूनी नदी। तो इस प्रदेश की जो मुख्य भूमि है कौन सी है, लूनी नदी है। शुष्क प्रदेश में मुख्यतः धोरों के मध्य में क्या मिलती हैं, ये जैसे धोरे हैं हमारे, रेतीले धोरे हैं, इनके मध्य में जो बरसात का पानी भर जाता है उससे अस्थायी झीलें और कुछ स्थायी झीलों का निर्माण होता है, जिन्हें प्लाया कहते हैं, ठीक है ना, जिन्हें क्या बोलते हैं, प्लाया कहते हैं। और ये प्लाया जो झील होती हैं कैसी होती हैं, लवणीय झील होती हैं। भारत की, राजस्थान की कह लो, भारत की कह लो, भारत की सबसे अधिक लवणीय झील है वो कौन सी है, सांवर झील है, कौन सी, सांवर झील। सर्वाधिक खारी झील हालांकि पंचभद्रा झील मानी जाती है, जिसके नमक में लगभग 98% लवणता स्थित है, ठीक है, पंचभद्रा झील। लेकिन सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी है, सांवर झील है, और सबसे अधिक लवणीय पंचभद्रा झील है। सांवर झील से लगभग 8.60% नमक निकाला जाता है। तो ये सारी विशेषताएं हम राजस्थान के संदर्भ में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 2-4 विशेषताओं के बारे में ही हम अध्ययन करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए, राजस्थान का मैदानी भाग, इसमें लिखिए 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, समवर्षा रेखा राजस्थान के मैदानी प्रदेश को, राजस्थान के
मैदानी प्रदेश को दो भागों में बांटती है, दो भागों में विभाजित करती है, इसका एक भाग तो कहलाता है हमारा पश्चिमी शुष्क मरुस्थल, और एक भाग कहलाता है हमारा राजस्थान बांगर, ठीक है। यहाँ पर हम दोनों पार्टों के बारे में चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि इन दोनों ही भागों को हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो ये विशेषता थी किसकी, राजस्थान के मैदानी प्रदेश की। तो 3 नंबर अब हम बात करते हैं गंगा के मैदान के बारे में, ना। भारत के भौतिक प्रदेशों में मैदानी प्रदेश का जो तीसरा हिस्सा है कौन सा है हमारा, गंगा का मैदान। तो 3 नंबर डाल लीजिए गंगा का मैदान, या सी आपने जो भी नाम दिया है वो डाल लीजिए, गंगा का मैदान। देखिए एक हमारे भूगोल वेत्ता हुए हैं डंडले स्टम्प, कौन से, डडले स्टम्प ने समवर्षा रेखा के आधार पर गंगा के मैदानी प्रदेश को 3 भागों में विभाजित किया है। डडले स्टम्प ने समवर्षा रेखा के आधार पर गंगा के मैदान को कितने भागों में, 3 भागों में विभाजित किया है। किसके आधार पर, समवर्षा रेखा के आधार पर। डडले स्टम्प ने गंगा के मैदान को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला जो भाग है वो है हमारा ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान। दूसरा जो भाग है वो है हमारा मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान। और तीसरा जो भाग है वो है हमारा निम्न या निचला गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान, ठीक है। बात करें गंगा के इन मैदानी प्रदेशों की, तो ऊपरी गंगा का जो मैदान है, या इसका एक नाम भी आता है, गंगा का पूरा जो मैदानी प्रदेश है वो कहां से कहां तक फैला हुआ है, अवध से लेकर के अटक तक, है ना, अवध से लेके मगध तक, ठीक है ना। ऐसे अवध नहीं, सॉरी, अटक से लेकर के कहां तक, अटक जो हमारा वो सॉरी अवध जो भाग है वो कहां पर स्थित है, वो स्थित है हमारा लखनऊ में। अवध से लेकर मगध तक जो भाग स्थित है इस तरह आता है, अवध से लेके मगध। अवध आपको पता होगा किसे बोलते हैं, लखनऊ को बोला जाता है। अवध से लेकर कहां तक फैला हुआ है ये, मगध तक। अवध किसे बोलते हैं, लखनऊ को, और मगध बोलते हैं पटना को। तो गंगा के मैदानी प्रदेश का जो विस्तार है वो ऐसे भी आता है कि इसका विस्तार अवध से लेकर मगध तक है, ठीक है। तो ऊपरी गंगा का मैदान वो है, ये विस्तृत है हमारा कहां पर, लखनऊ में। इसका जो विस्तार कहां पर है, लखनऊ में, है ना। और इस मैदानी प्रदेश में जो हमारी मृदा पाई जाती है वो रेतीली मृदा पाई जाती है। कौन सी, रेतीली मृदा, जो कैसी है, कम उपजाऊ होती है। ये मृदा कैसी उपजाऊ होती है, कम उपजाऊ होती है। इस मृदा में अधिकतर जो खेती की जाती है वो की जाती है हमारी गेहूं और गन्ने की, गेहूं और गन्ने की खेती की जाती है। ऊपरी गंगा के मैदान में अधिकतर जो खेती की जाती है किसकी की जाती है, गेहूं और गन्ने की। मध्य गंगा का जो मैदान है इसका विस्तार हमारा बिहार में है, और इस मैदानी प्रदेश में जो मृदा पाई जाती है वो कैसी पाई जाती है, गादीय मृदा, गादीय मृदा पाई जाती है, जिसमें गन्ना और कपास की खेती की जाती है। क्योंकि ये कैसी होती है, अधिक उपजाऊ होती है। ये मृदा कैसी होती है, अधिक उपजाऊ होती है, इसलिए इसमें कौन सी खेती की जाती है, अधिकतर है गन्ना और कपास की खेती की जाती है।
निम्न गंगा का मैदान जो है वो कहां पर है हमारा, पटना। इसका विस्तार कहां पर है, पटना में है। और इस निम्न गंगा के मैदानी प्रदेश में चिकनी मृदा पाई जाती है। कौन सी, चिकनी मृदा पाई जाती है। और चिकनी मृदा में आपको पता होगा वर्ष भर चावल और जूट की खेती की जाती है। चावल और किसकी, जूट, चावल और जूट की खेती की जाती है। और ये जो मृदा होती है वो कैसी होती है, अत्यधिक उपजाऊ होती है, अत्यधिक उपजाऊ। ठीक है। तो डंडले स्टाम ने समवर्षा रेखा के आधार पर गंगा के मैदानी प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया है, 3 भागों में विभाजित किया है। ऊपरी गंगा का मैदान जिसका विस्तार सर्वाधिक कहां पर है, लखनऊ में। ऊपरी गंगा के मैदान में जो मृदा पाई जाती है वो रेतीली मृदा पाई जाती है, जिसमें वर्ष भर गेहूं और गन्ने की खेती की जाती है। मध्य गंगा के मैदान का विस्तार बिहार में है, जिसमें गादी मृदा पाई जाती है, जहां पर सर्वाधिक मात्रा में गन्ना और कपास की खेती की जाती है। और निम्न गंगा के मैदान का विस्तार पटना में, जिसमें चिकनी मृदा मिलती है, जहां वर्ष भर चावल और किसकी खेती की जाती है, जूट की खेती की जाती है। गंगा के मैदान की कुछ विशेषता है, जैसे कि कुछ विशेषता है जैसे कि रेह या कल्लर, रेह या कलर। तो देखिए मैदानी प्रदेश में जो ऊपरी भाग होता है, नदियों बेसिनों का ऊपरी जो भाग होता है, वहां पर अत्यधिक मात्रा में जब कभी कभी वर्षा का पानी नहीं पहुंच पाता और सिंचाई ली जाती है अधिक मात्रा में, तो भूमि की जो ऊपरी सतह है वो कैसी हो जाती है, अत्यधिक लवड़ी हो जाती है। जहां अधिक मात्रा में लवण एकत्रित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं हम, रेह या कलर कहते हैं। क्या कहते हैं, रेह या कलर। ठीक है, तो लिख लीजिए इसकी विशेषता। ऊपरी गंगा के मैदानी भागों में, ऊपरी गंगा के मैदानी भागों में, ऊपरी गंगा के मैदानी भागों में अत्यधिक सिंचाई के कारण, अत्यधिक सिंचाई के कारण मृदा की ऊपरी सतह पर, मृदा की ऊपरी सतह पर सफेद लवणीय, सफेद लवणीय चादर, लवणीय चादर जमा हो जाती है, जिसे जिसे रेह या कलर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, रेह या कलर। तो ये विशेषता थी किसकी, रेह जो कलर है वो हमारी ऊपरी गंगा के मैदान की है ना। रेह कलर किस में बनते हैं, क्योंकि ऊपरी गंगा के मैदान में वर्ष भर तो हमारी बाढ़ वगैरह की भूमि मिलती नहीं है, ना ही दलदली भूमि मिलती है, रेतीली भूमि है, जिसको सिंचाई की अत्यधिक आवश्यकता रहेगी। और सिंचाई की आवश्यकता रहेगी तो बार बार सिंचाई करने से क्या होगा, लवण जो है मृदा के क्या आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद में दूसरी विशेषता लिखिए, टाल, टाल भूमि, टाल भूमि। टाल भूमि जो विशेषता है वो मध्य गंगा के मैदान की। देखिए मध्य गंगा के मैदानी भाग में जब बाढ़ आने के पश्चात जो हमारा उच्च भूभाग दिखाई देता है, जलमग्न जो उच्च भूभाग दिखाई देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, टाल भूमि कहते हैं। ठीक है ना। तो लिखिए मध्य गंगा के मैदानी भागों में, मध्य गंगा के मैदानी भागों में बाढ़ युक्त जलमग्न राशि को, बाढ़ युक्त जलमग्न राशि, टीलेनुमा राशि होती है, राशि को टाल भूमि कहते हैं, टाल भूमि कहते हैं। ठीक है ना। तो मध्य गंगा के मैदानी भागों में जो बाढ़ युक्त जलमग्न राशि है उसे क्या बोलते हैं हम, टाल भूमि कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में एक विशेषता है हमारी चार भूमि। चार भूमि जो विशेषता है वो है निम्न गंगा के मैदान की है ना। तो लिख लीजिए एक विशेषता लिख लीजिए, चार भूमि।
चार भूमि। देखिए चार भूमि जो विशेषता है वो निम्न गंगा के मैदानी भाग की है। निम्न गंगा के मैदानी भाग में जो डेल्टाई क्षेत्रयुक्त भूमि है उसे क्या बोलते हैं, चार भूमि कहा जा सकता है, ठीक है ना, चार भूमि कहते हैं। लिख लीजिए निम्न गंगा के मैदानी भाग में, निम्न गंगा के मैदानी भाग में डेल्टाई युक्त भूभाग को चार भूमि कहते हैं, चार भूमि कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा भारत के मैदानी प्रदेश में तीसरा भाग था किसका, गंगा का मैदान। अब हमारा एक हिस्सा बचता है असम या ब्रह्मपुत्र का मैदान। लिख लीजिए इसको, फिर उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। अब 4th नंबर चर्चा कर लेते हैं हम, असम या ब्रह्मपुत्र का मैदान। देखिए बात करें असम या ब्रह्मपुत्र का मैदान, तो इस मैदान का निर्माण जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाए गए निक्षेपों के कारण हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी में निक्षेप जो लाए वो कहाँ पर जमा होते गए, अधिक मात्रा में असम में जमा हुए हैं, इसलिए इसको असम का मैदान भी कहा जाता है। असम में प्रवेश करते समय ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो एक सकरी घाटी से होकर बहती है, इसलिए असम में सर्वाधिक मात्रा में क्या आती है, बाढ़ भी आ जाती है। और बाढ़ आ जाती है तो धीरे धीरे जब बाढ़ का पानी सूख जाता है तो वो नवीन जलोढ़ मृदा या खादर भूमि का निर्माण होता है, इसलिए वहां पर उपजाऊ मृदा भी निर्माण होती है। बात करें जो हमारी असम का जो मैदानी प्रदेश है वहां पर ब्रह्मपुत्र नदी विभिन्न वितरकाओं में विभाजित हो जाती है और विभिन्न वितरकाओं में विभाजित होकर के विभिन्न प्रकार के द्वीपों का निर्माण करती है। और उनमें से सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है, माजुली द्वीप, है ना, कौन सा है। तो 3-4 विशेषताएं इसकी ब्रह्मपुत्र के मैदान की लिख लेते हैं। असम या 4th नंबर डाल लीजिए, असम या ब्रह्मपुत्र का मैदान, असम या ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान लिख लिए। इस मैदानी प्रदेश का निर्माण, इस मैदानी प्रदेश का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाए गए, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाए गए निक्षेपों के कारण हुआ है, लाए गए निक्षेपों के कारण हुआ है, ठीक है। अगला लिखिए ब्रह्मपुत्र नदी असम में सदिया से धुबरी तक नौकागम्य है, जिसे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, जिसे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 नाम दिया गया है, नाम दिया गया है, ठीक है। अगला लिखिए असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी रैंप वैली बोलते हैं, रैंप वैली कोष्टक में लिख लो सकरी घाटी रैंप वैली से होकर बहती है, अतः असम राज्य में
असम राज्य में सर्वाधिक बाढ़ आती है, सर्वाधिक बाढ़ आती है। ठीक है, अगला लिखिए, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी अनेक वितरकाओं में बंटकर, अनेक वितरकाओं में बंटकर विभिन्न नदी द्वीपों का निर्माण करती है, विभिन्न नदी द्वीपों का निर्माण करती है, निर्माण करती है, जिनमें से सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली द्वीप है, माजुली द्वीप है। ठीक है ना, अगला लिखिए, इन द्वीपों पर विभिन्न जनजातियां निवास करती हैं, विभिन्न जनजातियां निवास करती हैं, निवास करती हैं। ठीक है ना, देखिए ये जैसे हमारा द्वीप है माजुली द्वीप, माजुली द्वीप, और ये इस तरह से नदी आ रही थी हमारी, कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, जो विभिन्न वितरकाओं में बंटकर और इस तरह से द्वीप का निर्माण हुआ माजुली द्वीप। माजुली द्वीप पर जो जनजाति निवास करती है उसका नाम है सोनेवाल जनजाति, सोनेवाल जनजाति। ठीक है ना, माजुली द्वीप पर कौन सी जनजाति निवास करती है, सोनेवाल जनजाति। सोनेवाल जनजाति में एक मुख्यमंत्री हुए सर्बानंद सोनेवाल, सर्बानंद सोनेवाल, असम के मुख्यमंत्री हुए सर्बानंद सोनेवाल। इन्होंने इस द्वीप को क्या है, जिला घोषित कर दिया था, माजुली द्वीप को क्या घोषित कर दिया था, जिला घोषित। और सर्वाधिक माजुली द्वीप पर सर्वाधिक किसकी खेती है होती है, सर्वाधिक धान की खेती होती है, सर्वाधिक किसकी खेती, धान की खेती होती है। ठीक है ना, तो माजुली द्वीप को जिला घोषित किसने किया था, सर्बानंद सोनेवाल ने, है ना, जो सोनेवाल जनजाति से क्या हुए थे, असम के मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, तो ये विशेषता थी हमारी किसकी, असम के या ब्रह्मपुत्र के मैदानी प्रदेश की। तो इस तरह से हमने बात कर ली आज भारत के मैदानी प्रदेश के प्रादेशिक विभाजन पर। यहाँ पर आज हमारा भारत का मैदानी प्रदेश जो है वो समाप्त होता है। भौतिक पाठों में अगला जो हमारा पाठ रहेगा वो अगला बिंदु हम बता देंगे जैसे स्टार्ट करेंगे। हालांकि 2 पार्ट हो चुके हैं, उसके बाद में राजस्थान वाला जो भाग है वो हमने राजस्थान के साथ में पूरा पढ़ लिया है। तो उसके बाद में हम जो स्टार्ट कर लेंगे वो प्रायद्वीपीय पठारी भाग के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।